हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए, टेस्ट सीरीज का आज ये 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे। जैसा कि मैं बताई हूँ कि आप लोगों को पता होगा जब वीडियो देखे होंगे तो कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आज उसका अंतिम वीडियो है। 150 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का करवाया जा चुका है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्पेशली बीपीएससी के लिए। और जब आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा कि बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा बीपीएससी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। आज का 135 नंबर तक क्वेश्चन करवाया जा चुका है। आज हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन? किसे व्यापक रूप से मराठी पत्रिका का जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बाट शास्त्री जाम्बेकर को। ठीक है, अगर बात किया जाए इनके बारे में, आइए देख लेते हैं। बाट शास्त्री जाम्बेकर दर्पण पत्रिका के संपादक भी करते थे। किस पत्रिका का? दर्पण पत्रिका का। आपसे पूछा जाएगा दर्पण नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता था, तो वो बाट शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा निकाला जाता था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। और इन्हें मराठी पत्रिका के जनक के रूप में जाना जाता था। उनका कार्य ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आइए देखते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ यानी कि पुस्तक निकाला जाता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध था। कौन सा? गुलामगिरी। आपसे पूछा जाएगा गुलामगिरी किसके द्वारा निकाला जाता था, तो गुलामगिरी निकाला जाता था ज्योतिबा राव के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है? ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था की भी स्थापना की गई थी। कौन सा संस्था? सत्यशोधक समाज। कौन सा? सत्यशोधक समाज। आपसे पूछा जाएगा सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगर बात किया जाए गोपाल गणेश आगरकर का, तो इनके द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था। कौन सा पत्र? साप्ताहिक। क्या नाम था उसका? सुधारक। क्या नाम था? सुधारक। किसके द्वारा निकाला जाता था, तो गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा। लोकमान्य तिलक की अगर बात की जाए तो लोकमान्य तिलक के द्वारा 2 पत्रिका निकाला जाता था, 2 समाचार पत्र, मराठी और केसरी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक, पहला नंबर तो पूछेगा मराठी किसके द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी किसके द्वारा निकाला जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठी किस भाषा में निकाला जाता था, तो मराठी नाम सुन के लग रहा है कि मराठी भाषा में, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठी जो है वो अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था, जबकि केसरी नामक समाचार पत्र जो था वो मराठी भाषा में निकाला जाता था। उल्टा ही था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मराठी अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था, जबकि केसरी मराठी भाषा में निकाला जाता था। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट 1916 में इन्होंने कोर्ट में दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध था। कौन सा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। कौन सा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसका स्टेटमेंट है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने ही कांग्रेस पर व्यंग करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था। कौन सा? कि साल में एक बार मेढक के तरह टटराने से कुछ नहीं होता है। क्या बोले थे ये? साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होता है। किसके बारे में बोले थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोले थे। वो वार्षिक सम्मेलन उसका होता था साल में एक बार, उसी पर व्यंग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी? किसके शासनकाल में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड लीटन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन। कौन सा अकाल आयोग का स्थापना किया गया था? रिचर्ड। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी। किस शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। कब किया गया था? 1800 शायद 80 में किया गया था ना क्या? आइए देख लेते हैं इनके बारे में। भारत में पहला अकाल आयोग कि विनाशकारी महान अकाल के बाद लॉर्ड लीटन के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई थी 1880 में। अकाल के कारणों की जांच करने और भविष्य में रोकथाम और राहत के उपायों के लिए सिफारिश के लिए किया गया था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग ने कई प्रमुख सुधारों पर जोर दिया। इनके द्वारा क्या क्या सिफारिश किया गया था सुधार का? आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बच पूछ सकता है। तो सिंचाई प्रणालियों में सुधार करना इनका
सिफारिश था। सूखे के दौरान राहत कार्य प्रदान करना, पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए अकाल राहत कार्यकर्ताओं के लिए मजदूरी समायोजित करना, ठीक है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में करों को कम करना, सबसे कमज़ोर लोगों को मुफ्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्थापित करना, ठीक है। इन सिफारिशों ने ब्रिटिश भारत में भविष्य की अकाल नीति की नींव रखी और प्रांतीय अकाल संहिता के विकास को भी प्रभावित किया, ठीक है। अगर लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में, ठीक है। 1878 में इनके द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसे दमघोटू अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषा में निकाले गए समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना था, ठीक है। लॉर्ड मेयो की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लेकिन ये भारत के सीमित क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। जनगणना प्रथम बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में, लेकिन सीमित क्षेत्रों में हुआ था। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वायसराय की मृत्यु यानी कि हत्या उसके पद पर रहते हुए कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या उसके पद पर रहते हुए कर दिया गया था। कब किया गया था? 1872 में। कहाँ किया गया था? तो वो अंडमान निकोबार का दौरा करने के लिए गया था। अंडमान निकोबार में ही उसकी हत्या 1872 में कर दिया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था लॉर्ड मेयो की हत्या, ठीक है। अगर लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से संबंधित है। 1883 में इल्बर्ट विल विवाद हुआ था, इसी के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसने किया था? तो शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना भी लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था साहूकारों के विरुद्ध किसान द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? साहूकारों के विरुद्ध, यानी कि जो कर्जा देता था लाला वाला, उसके विरुद्ध किसान द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। कब किया गया था? दक्कन विद्रोह 1875 में किया गया था। आइए देख लेते हैं। 1875 का दक्कन विद्रोह ब्रिटिश भारत के दक्कन क्षेत्र खासकर पूना और अहमदनगर जिलों में किसानों द्वारा किया गया एक प्रमुख आंदोलन की श्रृंखला थी। यह विद्रोह औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों और साहूकारों के शोषणपूर्ण गतिविधियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। किसानों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारी भूमि राजस्व का बोझ और साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर वसूलने की प्रथा ने उन्हें कर्ज और असंतोष के चक्र में धकेल दिया, जिस कारण यह विद्रोह हुआ था। कौन सा? दक्कन विद्रोह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत 1 नवंबर 1858 को हुआ था, जब रानी विक्टोरिया ने आधिकारिक रूप से मुगल शासन की समाप्ति की घोषणा की और भारत की साम्राज्य की उपाधि ग्रहण की। इस समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1857 में हिंदुस्तान की तरफ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, या फिर दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। हालांकि वो तो उनकी उम्र काफ़ी थी, वो नाम मात्र के नेतृत्व किए थे, लेकिन उनके तरफ से बख्त खां ने किया था। किसने किया था? बख्त खां जो उसका सेनापति था, उसी ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये पारित कब हुआ था? 1856 में। कब पारित हुआ था? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, जब भारत में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग नियुक्त था। हालांकि इस अधिनियम का प्रारूप तैयार करने का कार्य लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार हो गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही, लेकिन पारित कौन किया था? तो इसे पारित और लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसके सहयोग से? तो विधवा पुनर्विवाह जो है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से पारित किया गया था। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1856 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की अगर बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, कौन सा? हड़प नीति बहुत ही प्रसिद्ध है। हड़प नीति के तहत हड़पा गया प्रथम क्षेत्र कौन सा था? सतारा। कौन सा था? सतारा। इसे कब हड़पा गया था? 1848 में। कब हड़पा गया था? 1848 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चला था, तो भारत में प्रथम रेल भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में लाया गया था? तो वुड डिस्पैच जो अधिनियम है, वुड डिस्पैच, वो लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और बंगाल से बिहार को अलग भी किया गया था। किसके शासनकाल में? तो बंगाल और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में बंगाल से अलग किया गया था। किस शासनकाल में? तो ये भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछ ही लिया एलिबर्ट बिल विवाद, जस्ट मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डील की थी। एलिबर्ट बिल विवाद भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो किसके साथ कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1883 में। आइए देख लेते हैं कि एलिबर्ट बिल विवाद था क्या। तो एलिबर्ट बिल विवाद जो है ये था कि भारत के जो वायसराय, भारत के जो न्यायाधीश थे, ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया था इस अधिनियम के तहत, एलिबर्ट बिल विवाद के तहत। ठीक है, क्या किया गया था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। इस प्रस्ताव ने यूरोपीय समुदाय के कड़े विरोध को जन्म दिया, जिससे गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह उजागर हुआ। हालांकि बाद में यह विवाद कमज़ोर पड़ गया, लेकिन यह प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक जागृति के लिए उत्प्रेरक बन गया, जिसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में योगदान दिया। ठीक है, और इसके कारण, इसी विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था और चला भी गया था। और ये विवाद क्या था? अंग्रेज़ों का मानना ऐसा था कि हम श्रेष्ठ हैं और मेरे मुकदमा का सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। जबकि अंग्रेज न्यायाधीश जो है भारतीयों का मुकदमा का सुनवाई कर सकता था, फैसला सुना सकता था, लेकिन भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज़ों के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकता था, उसके मुकदमा को नहीं देख सकता था। इतनी लोग की सोच भद्दी थी। लॉर्ड डफरिन के बारे में बात की जाए तो लॉर्ड डफरिन के बारे में मैं जस्ट बता चुकी हूँ कि इसी के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, लिटन के कारण में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। कौन सा लाया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की बात की, लॉर्ड मैकाले की शासन, अगर लॉर्ड मैकाले तो भारत का वायसराय नहीं था, ये भारत के प्रथम, इसको क्या बनाया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा के लिए निस्पंदन सिद्धांत किसने लाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने ही लाया था 1835 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी कितनी बार करवा चुकी हूँ। तो कौन था?
पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था। ठीक है। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि भारत का वायसराय कौन था 1857 की क्रांति के समय, भारत का वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। अभी जस्ट मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दोनों पूछा जा चुका है। एक बार पूछेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था। वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था? विलियम ईवर्ट ग्लैडस्टोन था। कौन था? विलियम ईवर्ट ग्लैडस्टोन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है। क्लीमेंट एटली की अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली। और जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। और ये एक घड़ी विक्रेता थे। कौन थे? ये घड़ी बेचने के ख्याल से भारत आए हुए थे। घड़ी विक्रेता थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इनमें से घड़ी विक्रेता थे या हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे, तो ये एक घड़ी विक्रेता थे। ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। कुछ समय बाद ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में इतिहास के अध्यापक भी बन गए थे। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। इनके द्वारा कुछ संस्था की भी स्थापना की गई थी। कौन सा? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना विवियन डेरोजियो के द्वारा ही किया गया था। बंग हित सभा की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ठीक है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख समाचार पत्र भी निकाला गया था। कौन सा? हेस्पेरस। हेस्पेरस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो हेस्पेरस नामक समाचार पत्र विवियन डेरोजियो के द्वारा ही निकाला गया था। कलकत्ता गजट भी इनके द्वारा निकाला गया था। ईस्ट इंडिया भी निकाला गया था। इंडिया गजट भी निकाला गया था। ठीक है। इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा था? तो विवियन डेरोजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है? तो विवियन डेरोजियो को कहा है। ठीक है। और विवियन डेरोजियो को बंगाल का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का सुकरात। किसे कहा जाता है? विवियन डेरोजियो को। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, जबकि बंगाल का सुकरात विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ कि इन्हीं के सहयोग से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ठीक है। आनंद मोहन बोस की अगर बात की जाए तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दोनों मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर 1876 में की थी। कब की थी? 1876 में। और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जो कभी ईस्वी पूछ लेगा और कभी किसने स्थापना की ये पूछ सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। कब हुई थी? 1870 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हीं को एम.जी. रानाडे कहा जाता है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना। किसका? पूना सार्वजनिक सभा का। ठीक है। और इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो मैं जस्ट बताई 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था?
तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र के त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के त्रिमूर्ति के नाम से बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग को जाना जाता है, ठीक है। वहीं एक प्रार्थना समाज होता है, प्रार्थना समाज के बारे में पूछता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में। और किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, ठीक है। भारतीय लोक सेवा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय लोक सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1861 में। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय थे उन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम ने सिविल सेवा परीक्षा को औपचारिक रूप दिया, जो मुख्यतः इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, और इसका पाठ्यक्रम शास्त्रीय विषयों पर भी आधारित था। यह अधिनियम प्रमुख पदों को ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आरक्षित करता था, लेकिन इसके माध्यम से सीमित रूप से भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, ठीक है। भारतीय लोक सेवा अधिनियम 1861 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वायसराय के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल लॉर्ड माउंटबेटन का था। किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन का। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 24 मार्च से 24 मार्च से कब तक था? 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 तक। तो इसका शासनकाल सबसे छोटा था, ठीक है। मात्र इसका शासनकाल कितने का था? मात्र लगभग 5 महीने का था। कितने महीने का था? 5 महीने का। उन्हें भारत की सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और विभाजन की प्रक्रिया को संपन्न कराने का अहम दायित्व सौंपा गया था। किसे? लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। 1858 के बाद नियुक्त सभी वायसराय में उनका कार्यकाल सबसे संक्षिप्त रूप में था। किसका? लॉर्ड माउंटबेटन का सबसे संक्षिप्त रहा, ठीक है। अगर लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक। और इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख कार्य हुआ था, ये देख लेते हैं उसे। लॉर्ड कर्जन के काल में 1901 में सर कालिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में, किसके? स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1901 में, ठीक है। 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का भी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो पुलिस आयोग का स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया था? एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब किया गया था? 1902 में, ठीक है। और इसी के शासनकाल में थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग भी गठन किया गया था, और इसी की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित भी किया गया था, ठीक है। 1904 में एक सहकारी उदारी समिति अधिनियम भी पारित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सहकारी उदार समिति अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब पारित हुआ था? 1904 में पारित किया गया, ठीक है। पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। 1904 में किसके लिए? प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 में एक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया गया। कर्जन ने वर्ष 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भी भेजा था। किसके नेतृत्व में? यंग हस्बैंड का अभियान कहाँ भेजा था? तिब्बत में भेजा था। कब भेजा था? 1904 में भेजा था, ठीक है। अब पुरातत्व के सुरक्षा के लिए इन्होंने 1905 में स्थापना की थी उस आयोग की, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था। कब किया था? 1905 में बंगाल विभाजन भी किया गया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल, कहीं कहीं 20 जुलाई भी देता है, तो 19 जुलाई या 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और इसे समाप्त किसके शासनकाल में किया गया था? तो जस्ट मैं पिछले वाला क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में समाप्त किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है। लॉर्ड इरविन की अगर बात की जाए तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन
का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? साइमन कमीशन का। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। ठीक है। और इरविन के समय में एक और चीज़ हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसी के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है। मैटकॉफ की बात की जाए अगर, तो लॉर्ड मैटकॉफ को किसका मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध कवि ने 1857 के विद्रोह की घटनाओं को देखा, आंखों से देखा था और उसका वर्णन अपने लेखन में किया था? तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को आंखों से देखा था और उसका वर्णन भी किया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी की शुरुआत में फराइजी आंदोलन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हाजी सरायतुल्लाह ने। किसने की थी? हाजी सरायतुल्लाह ने फराइजी आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1818 में। कब की थी? 1818 में। और कहाँ की थी? तो बंगाल में। कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था फराइजी आंदोलन। तो इससे पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया था? ये छोटा छोटा जो आंदोलन है उससे नेतृत्व पूछा जाता है और उसका क्षेत्र पूछा जाता है। तो आप लोग क्षेत्र भी याद रखिएगा। बंगाल में किया गया था और कब किया गया था? 1818 में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? हाजी सरायतुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? हाजी सरायतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 की सार्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन की तरह शिक्षा के मानक को ऊपर उठाना था। क्या था? ब्रिटेन की तरह शिक्षा के मानक को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य था। किसका? सार्जेंट योजना का। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 1944 के सार्जेंट रिपोर्ट शिक्षा के सभी स्तरों और क्षेत्रों को कवर करने वाली पहली विस्तृत योजना थी, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण भी शामिल था। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को समग्र और संतुलित शिक्षा प्रदान करना था, ताकि वे विशेष रूप से उच्च कक्षाओं में आवश्यक कौशल हासिल कर सके और स्कूल छोड़ने के बाद अपने करियर के लिए तैयार हो सके। सार्जेंट योजना का उद्देश्य था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश अधिकारियों और उनके संबंधित युद्ध के निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुंडो के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ तो अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन थे? दूसरे तरफ 3 महान संयुक्त राजा थे। कौन कौन थे? एक तो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, दूसरा कौन था? अवध के नवाब शुजा उद दौला और तीसरा कौन था? बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन तीनों का संयुक्त सेना और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन दोनों के बीच हुआ था। लेकिन जीत किसकी हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी और तीनों का संयुक्त सेना हार गया था इस युद्ध में। ठीक है। और इसी युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 को, जो किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को, किसके बीच हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच हुआ था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाली युद्ध हुआ था। बिल्कुल, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? 4 हुआ था। अब देख ही लिए, ये अंतिम है। ठीक है। कब कब हुआ था? 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 और चतुर्थ हुआ था 1799 में। ठीक है।
प्रथम की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुआ था, दूसरा का समाप्ति मंगलोर की संधि के तहत हुआ था और तीसरी युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम के संधि से हुआ था। और चतुर्थ युद्ध में युद्ध स्थल में ही टीपू सुल्तान मारे गए, तो उसमें तो संधि की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ठीक है, कार्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। पिछले 8 दिन से आप लोग को हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा रहे थे। फाइनली 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। 150 क्वेश्चन तो केवल संख्या वाइज है, लेकिन एनालाइज करते करते 300-400 क्वेश्चन मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित करवा चुकी हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, जो याद है सो ठीक है, जो याद नहीं है उसे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि रिविजन करने में आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद हम करेंट अफेयर का भी क्लास आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है।